हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल रोशन शाह स्टडी पॉइंट। तो कैसे हैं आप सभी? आई जस्ट होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने पेपरों की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन के सैंपल के ऊपर, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं कुछ ही समय में आपका फिजिकल एजुकेशन का भी पेपर है और जो थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है इस बार, क्योंकि आपके कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, जैसे चैप्टर 6 है, चैप्टर 7 है, चैप्टर 8 है। ये चैप्टर थोड़े से ट्रिकी है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो डायरेक्टली फैक्ट वाला क्वेश्चन होगा। लेकिन आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बहुत इजी, बहुत अच्छे वे में आप लोगों को सभी चैप्टर्स करवा दिए हैं। सिर्फ 2 चैप्टर बाकी हैं जिनकी वीडियो आज आप लोगों को अपलोड कर दी जाएगी। तो फटाफट से जाके प्लेलिस्ट में चेक करो और जाके उन वीडियोस का देख लो, क्योंकि आपका चैप्टर 6, 7 और जो 8 है वो थोड़ा सा मुश्किल है। तो प्लीज़ इसको लाइटली मत लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन भी आपके बहुत ज़्यादा ही बनते हैं। तो फटाफट से जाओ प्लेलिस्ट में चेक करो, क्वेश्चन चैप्टर 7, चैप्टर 6 और चैप्टर 8 की वीडियो देखो, ताकि एक एक कॉन्सेप्ट तुम लोगों को क्लियर हो। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से वहाँ पे चैप्टर को एक्सप्लेन किया है, एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन किया है। कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और कोशिश करिए कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स जो है वो बाय कर सकें, क्योंकि नोट्स को लेने के बाद आप लोगों का एक ये फ़ायदा रहेगा कि आपके पास जो स्टडी मटेरियल है वो रहने वाला है। कभी भी आप एग्ज़ाम के टाइम फटाफट से, आपका एग्ज़ाम होने वाला है 1-2 घंटे पहले, अगर आप लोग देख लेंगे तो कहीं न कहीं आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो वो है वो क्लियर हो जाएँगे। और ये जो भी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, जो भी आपके लिए हम नोट्स बना रहे हैं, वो बहुत यूज़फुल रहने वाले हैं आपके लिए। तो फटाफट से जाके नोट्स देखिए, वीडियोज़ के लिंक आपको मिल जाएगा, जाके सभी के सभी वीडियोज़ आप लोग, इतना कम समय है और आपके पास 4 दिन है, आप चाहें तो सारे वीडियोस के लेक्चर्स आप दोबारा देख सकते हैं, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो फिज़िकल एजुकेशन का पेपर बहुत थोड़ा सा इजी होगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट और थोड़ा सा अपर डिफ़िकल्ट। तो आप लोग को ध्यान रखते हुए अपने फिज़िकल एजुकेशन के पेपर की तैयारी करनी है। मैं जो आपको सैम्पल पेपर कराऊंगी ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अगर आप लोग इस सैम्पल पेपर को अभी कर लेते हैं तो आपका आने वाला जो पेपर है वो 80-90% आपका बहुत ही अच्छा जाने वाला है। इस बात की मैं आपको श्योरिटी देती हूँ, क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी वो किसी ना किसी रूप में चेंज होकर आपके क्वेश्चन पेपर में रिपीट होंगे। और अगर आप लोग इस वीडियो को अभी देखते हैं तो आपका फिजिकल एजुकेशन का जो पेपर है वो बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो मेरे साथ आप लोग बने रहिए, फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर है, ताकि आप लोगों की रिवीजन होती रहे और मुझे मोटिवेशन मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने एक सामान्य निर्देश से। सबसे पहले आपका जो पूरा प्रश्न पत्र है वो 5 भाग में विभाजित है। इसमें कुछ कुल बात करें तो 37 क्वेश्चंस है, जिसमें 1 से लेकर 18 तक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स के हैं, और ये जो क्वेश्चंस होंगे वो बहुकल्पीय होंगे। उसके बाद सेक्शन डी की बात करें तो बी जो है वो 19 से 24 तक होगा, और इसमें जो प्रत्येक क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क्स का होगा। ये जो आपके क्वेश्चन होंगे वो शॉर्ट टाइप आंसर होंगे, ठीक है। और इसका जिसका आंसर है वो आपको 60 टू 100 वर्ड्स पे देना है। फिर हम बात करते हैं खंड ग की, यानी कि सेक्शन सी की। तो सेक्शन जो सी है आपका वो 25 से 30 तक है, और इसमें प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का है। इसमें आपको संक्षिप्त में आंसर देना है, जिसकी वर्ड लिमिट है 100 टू 150, जिसमें से आपको केवल और केवल 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। इसके बाद आपका आता है खंड घ, यानी कि सेक्शन डी। सेक्शन डी आपका 31 से लेकर 33 तक, जिसमें आपके कुल 4 प्रश्न हैं, और ये 4 प्रश्न जो है वो 4 मार्क्स के हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन होंगे वो आपके स्टडी बेस्ड होंगे, जिसमें आपको एमसीक्यू यानी कि जो आपके ऑप्शंस है वो दे दिए जाएंगे। कोई भी आपको एक सिलेक्ट करना है और आपको आंसर मिल जाना है, मतलब मार्क्स मिल जाने हैं। फिर आपका आता है सेक्शन ई। सेक्शन ई में आपके 34 टू 37 तक के क्वेश्चन जो है वो शामिल है, और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आप लोगों को पता है कि लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको आंसर भी कैसे लिखना होता है, 200 टू 300 वर्ड्स में, ठीक है। और इसमें से भी कोई आपको 3 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। तो ये आपको पता चल गया कि कैसे कैसे कौन कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स में अटेम्प्ट करने हैं और कितने वर्ड्स पे। तो अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चंस की। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, विच ट्रैक
टाइप इज यूज टू कंडक्ट एथलीट इवेंट्स इन द ओलंपिक गेम्स। यानी कि ओलंपिक खेलों में एथलीट स्पर्धाओं के संचालन के लिए किस प्रकार के ट्रैक का प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि ये सिंथेटिक ट्रैक होता है जिसपे एथलीट जो होते हैं वो रनिंग करते हैं। क्वेश्चन 2 है आपका, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन कब हुआ। तो आप लोग जानते हैं कि भारतीय ओलंपिक संघ का जो गठन है वो 1927 में किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आत्म अनुशासन और स्वयं के प्रति निर्देशित कर्तव्यों का पालन करने का एक उदाहरण है। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन एंड परफॉर्मिंग ड्यूटीज डायरेक्टेड टूवर्ड्स योर सेल्फ। ठीक है, तो इसका सही आंसर है नियम, क्योंकि नियम के अंतर्गत ऐसे कर्तव्य आते हैं जैसे शुद्ध संतुष्ट आ गया है, अध्ययन आ गया है, शुद्ध शौच आ गया है और ईश्वर प्रणिधान आ गया, जिसके माध्यम से आप क्या आत्म अनुशासन और स्वयं के प्रति जो निर्देशित कर्तव्य है उनका पालन करते हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 इज डैश मस्तिष्क के उन हिस्सों को नुकसान के कारण होता है जो गति, संतुलन और मुद्रा को नियंत्रित करता है। यानी कि डैश is caused by damage to parts of the brain that control movement, balance and posture। तो the correct answer is मस्तिष्क पक्षाघात। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब ये मस्तिष्क पक्षाघात के अंतर्गत जब ये होता है तो ये मस्तिष्क के उन हिस्सों को नुकसान पहुंचाता है जो गति, संतुलन और मुद्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्नलिखित में से किस पारंपरिक खेल की उत्पत्ति मणिपुर में हुई है। तो आप लोग जानते हैं कि थांग ता जो है वो मणिपुर का एक पारंपरिक खेल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कि एक ट्रेनर जो है या एक फिटनेस ट्रेनर 30 कलप का रिकॉर्ड करता है जिससे एक प्रशिक्षु जो है वो 30 सेकंड में पूरा करता है और स्कोर को औसत बताता है। उदाहरण में बताना है कि औसत डैश है। तो फिटनेस ट्रेनर रिकॉर्ड्स 30 curl-ups that a trainer completes 30 seconds and reports the score as average. In this example, average is the measurement। ठीक है, तो आप लोग भी अपना सही आंसर मुझे बताइए। मैंने सिर्फ इसको अपने अनुसार लगाया क्योंकि मापन ही होगा। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 7 में आपको मैच करना है। सुपरनेशन का मतलब पता है हथेली को नीचे रखना, प्रोनेशन मतलब हथेली को ऊपर रखना, अपवर्तन का मतलब होता है दूर दिशा में, अभिवर्तन मतलब की ओर, पास दिशा में। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर हुआ। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें आपको एक अभिकथन दिया गया है और एक कारण दिया गया है, जिसको आपको पढ़ के बताना है कि कथन ठीक है या कारण ठीक है या दोनों में क्या गलत है। तो अगर हम बात करें, देखिए, अतिभार वह अत्यधिक भार है जिसका अच्छी तरह प्रबंधन नहीं किया जाता। तो आपको स्टेटमेंट आपने पढ़ लिया। बात करते हैं रीजन की। अपर्याप्त नींद के कारण एथलीटों पर अधिक भार पड़ता है। आप देख ही सकते हैं जो आपको अभिकथन दिया गया और जो कारण दिया गया दोनों में मैच नहीं हो रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कि है तो दोनों ठीक लेकिन जो आर जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि ए कुछ और बोल रहा है, आर कुछ और बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, शॉर्ट पुट को रोकने के लिए नेट बॉल की तुलना में अधिक बल की आवश्यकता होती है। इस आवश्यकता में जीव यांत्रिकी का कौन सा सिद्धांत जो है वो लागू होता है। तो आपको बताना है कि इसमें जीव यांत्रिकी का कौन सा सिद्धांत जो है लागू होगा। तो ये आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, किशोरों में निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य जो समस्या है वो खाने के विकार से जुड़ी हुई है। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन प्रॉब्लम्स अमंग एडोलसेंट्स इज एसोसिएटेड विद ईटिंग डिसऑर्डर। तो आप जानते हैं कि एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है वो एक ईटिंग डिसऑर्डर ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट। यानी कि इनमें से फिट इंडिया मूवमेंट का कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो सही आंसर है फिटनेस को आसान, मजेदार और मुफ्त के रूप में बढ़ावा देना। ये उसका उद्देश्य
नहीं है, यानी कि टू प्रमोट फिटनेस इज इजी, फन एंड फ्री नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, डैश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल की अखंडता के लिए जिम्मेदार है। तो इसका सही आंसर है अंतरराष्ट्रीय खेल संघ, यानी कि इंटरनेशनल स्पोर्ट फेडरेशन। ठीक है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है इंटरनेशनल लेवल पर इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गेस्ट साइकिल इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो आपको बताना है कि खेल प्रशिक्षण में सबसे लंबा चक्र डैश है। तो कौन सा चक्र है? मैक्रोसाइकिल, माइक्रोसाइकिल। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 14 आता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, जीवन की दिशा का पता लगाना। तो जीवन की दिशा का पता लगाना डैश है। क्या? जिसमें आप अपनी जीवन की दिशा का पता लगाते हैं। ठीक है, तो वो क्या है आपको इसमें बताना है। व्यावसायिक सुयोग्यता है, पर्यावरण सुयोग्यता है, आध्यात्मिक सुयोग्यता है या सामाजिक सुयोग्यता है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, थोड़ा सा सोचिए, फिर बताइए किसमें हम अपने जीवन की दिशा का पता लगाते हैं, कौन सी ऐसी सुयोग्यता है। इसका आंसर बहुत ही ईजी है, फटाफट से मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 एक विज्ञान है जो शरीर संरचना और शरीर के अंगों से संबंधित है। तो आप जानते हैं कि एनाटॉमी एक विज्ञान है जो शरीर की संरचना से और शरीर के जो अंग हैं उनके संबंधों से संबंधित है, एनाटॉमी। ठीक है, तो इस इज अ साइंस ऑफ द डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन ऑफ द बॉडी पार्ट्स। तो द करेक्ट आंसर इज एनाटॉमी। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इज, निम्न में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। तो कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है? महाधमनी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी। तो आप जानते हैं महाधमनी। फिर बात करते हैं 17 क्वेश्चन की। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग भी इसका आंसर बता सकते हैं कि यह अष्टांग योग का अंतिम तत्व है। कौन सा अष्टांग योग का अंतिम तत्व है? आप जानते हैं यम नियम, इस प्रकार से अष्टांग योग है। और अष्टांग योग का अंतिम आपका जो नियम है, ठीक है, जो लास्ट जो एलिमेंट है वो है समाधि। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है, मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण पद्धति नहीं है, यानी कि इसमें से आपको बताना है कि कौन सी मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग मेथड नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा मादक द्रव्यों का सेवन, यानी कि सब्सटेंस अब्यूज, क्योंकि ये किसी प्रकार की कोई ट्रेनिंग हो ही नहीं सकती है कि आप मादक पदार्थों का सेवन करें। ठीक है, तो सही ऑप्शन आपको क्या करना है, जब भी आपको एमसीक्यू क्वेश्चन जब आपके पेपर में आएंगे 1 से लेकर 18 तक के, तो आपको सभी ऑप्शंस को सही से पढ़ना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका आंसर लगभग लगभग सभी ऑप्शंस में सेम है। तो आपको उस समय ये सेलेक्ट करना है कि कौन सा आंसर 100% सूटेबल है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको टिक करना है। फिर आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उस क्वेश्चन को कम से कम 4 से 5 बार किसी भी क्वेश्चन को पढ़िए, बार बार उस क्वेश्चन को पढ़िए। जैसे ही आप बार बार उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे आपका जो माइंड है वो अपने आप आंसर रेडी कर देगा। ठीक है, और आपको उस क्वेश्चन से संबंधित अपने आप जानकारी जो है वो प्राप्त होने लगेगी। तो कभी भी क्वेश्चन नहीं आता है कोई, आप लोगों को घबराने वाली बात नहीं होती, उसको बार बार पढ़ते रहिए। उस क्वेश्चन को फटाफट बार बार पढ़िए 2 से 3 बार पढ़िए। जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार आप उस क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा जानकारी इकट्ठी कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम अपने सेक्शन बी की ओर चलते हैं। सेक्शन बी में आपने देखा था कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, जिसमें आपका पहला जो क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 19, वो मेक अ लिस्ट ऑफ 4 फैक्ट अबाउट द मॉडर्न ओलंपिक्स गेम। तो इसमें आपको बताना है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों के बारे में उसके 4 तथ्यों के बारे में आपको सूची बनानी है, 4 फैक्ट्स के बारे में। तो आप जानते हैं कि जो आधुनिक ओलंपिक गेम्स हैं वो 1896 में शुरू हुए थे। इसका जो श्रेय है वो बैरन डी कोबर्टीन को जाता है, और शुरुआत में इसका आयोजन कहाँ किया था? एथेंस पे। ठीक है,
और एथेंस में जब इसका आयोजन किया गया था तो उस समय केवल 13 देशों ने ही भाग लिया था, जिसकी संख्या बढ़ के कुछ समय में ही 122 देश हो गई थी। इस प्रकार से आपको कुछ फैक्ट्स बताने हैं आधुनिक ओलंपिक के बारे में, और ये क्वेश्चन आपका चैप्टर 2 से आया है। अगर आप लोगों ने चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 की वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट से जाके आप लोग, आपको डिस्क्रिप्शन में सभी चैप्टर्स के लिंक मिल जाएंगे, जाके देखिए और समझिए हर एक चैप्टर्स को। आपके पास 4 दिन है अभी। 4 दिन में अगर आप लोग 2 चैप्टर की भी वीडियो देखते हैं तो आप आसानी से अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर अप कर पाएंगे। और अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप प्रतिदिन अच्छे से स्टडी करें, सभी चैप्टर्स को पढ़ें, ना कि ऐसा कि आपका पेपर है परसों, आप केवल और केवल कल ही पढ़ेंगे। तो आपको अपने पेपर की तैयारी पहले से रखनी है। प्रतिदिन आपको 2 चैप्टर जो है उनकी वीडियो देखनी है। मैंने नोट्स भी अपलोड कर रखे हैं वेबसाइट पे, आप लोग नोट्स भी जाके वहाँ से ले सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं। वो बहुत ही यूज़फुल रहेंगे आपके लिए क्योंकि उनको शॉर्ट में बनाया गया है। ठीक है, तो आप लोग नोट्स की हेल्प ले सकते हैं अपने मार्क्स को इंक्रीज़ करने में। और आप वो नोट्स आप सभी के लिए अगर देखा जाए, क्योंकि हम लोग यहाँ आपको टीच कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आप लोगों के लिए हम अच्छे से अच्छा कंटेंट ला सकें, समय से समय हम आपको सभी चीज़ें प्रोवाइड करा सकें। और आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग उन वीडियोज़ को देखिए, अपने दोस्तों तक उनको पहुँचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप लोग का एक शेयर, आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है। तो अब अपने क्वेश्चन की ओर आते हैं हम सभी। क्वेश्चन है आपका 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, योग किसी व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से अधिक शक्तिशाली बनाने में कैसे मदद करता है? तो हाउ कैन योग हेल्प पर्सन बिकम मोर पावरफुल फिजिकली एंड मेंटली? तो आप सभी जानते हैं कि योग एकमात्र ऐसा साधन है जिसको प्रतिदिन करने से आप शारीरिक और मानसिक रूप से अधिक शक्तिशाली बनते हैं। कैसे? क्योंकि पहला पॉइंट आप लोग बताएंगे इसमें, जो योग है वो आपको शारीरिक शुद्धता प्रदान करता है। शारीरिक शुद्धता यानी कि आपका जो शरीर है वो आपको रोगों से बचाव करता है। तो पहला है आपका शारीरिक शुद्धता। फिर दूसरा आप लोग बताएंगे रोगों से बचाव में सहायक होता है। तो आप लोग देखते हैं कि जब आप रोगों से बचाव करते हैं, आपको किसी प्रकार का कोई डिजीज नहीं है, तो आपकी फिजिकल जो स्ट्रेंथ है वो पावरफुल होगी। ठीक है, फिर आप लोग मेंटली में बता सकते हैं कि जो योग होता है वो शिथिलता प्रदान करता है, यानी कि रिलैक्सेशन प्रदान करता है। और आप जानते हैं कि आपका माइंड जितना ज़्यादा रिलैक्स होगा, जितना ज़्यादा शांत होगा, आप उतना ज़्यादा पावरफुल होंगे। आपकी मेंटली पावर जो होगी वो उतनी ज़्यादा इंक्रीज होगी। ठीक है, इसके अलावा मानसिक तनाव में सहायक होता है और बौद्धिक विकास में भी ये सहायक होता है। तो कुल आप लोग 2 से 3 पॉइंट्स दे दीजिए। इसमें बेसिकली आपको इंपॉर्टेंस बतानी है कि योग की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, फिजिकल और मेंटली अगर हम देखें तो। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, शारीरिक शिक्षा में प्रयोग, आमतौर पर प्रयोग होने वाले किन्हीं 2 प्रकार के परीक्षणों की व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपको बताना है कि शारीरिक शिक्षा में आमतौर पर जो प्रयोग होने वाले जो प्रशिक्षण हैं उनके बारे में। तो ये जो चैप्टर है, ये जो क्वेश्चन है वो चैप्टर 6 से आया है। चैप्टर 6 में आपने परीक्षण वाला टॉपिक पढ़ा होगा। तो इसमें आप लोग 3 परीक्षणों का उल्लेख कर सकते हैं। सबसे पहला है शारीरिक पुष्टि परीक्षण। ठीक है, शारीरिक पुष्टि परीक्षण। उसके बाद है आपका क्रियात्मक क्षमता परीक्षण यानी कि मोटर एबिलिटी टेस्ट। फिर आपका आता है कार्डियोवैस्कुलर टेस्ट। ये तीनों टेस्ट जो हैं वो एक शारीरिक शिक्षा से संबंधित है, जिनका आप यहाँ उल्लेख कर सकते हैं। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, मानव शरीर में पाए जाने वाले 4 प्रकार के जो स्वतंत्र रूप से गतिशील जोड़ों की सूची बनाई है। तो इसमें आपको बताना है कि जो मानव शरीर में 4 प्रकार के स्वतंत्र रूप से जो जोड़ पाए जाते हैं, ठीक है, उनकी सूची बनानी है आपको। तो इसमें सबसे पहला आपको जोड़ बताना है कब्जेदार जोड़, फिर गेंद और गड्ढा, फिर फिलक जोड़ जिसको आप पाइवोट जॉइंट भी बोलते हैं, फिर आपका आएगा काठीदार जोड़ जिसे आप सिडल जॉइंट भी बोलते हैं, फिर पांचवा आपका आएगा ग्लाइडिंग जॉइंट यानी कि फिसलनदार जोड़। तो ये जो 4 से 5 जो जोड़ है, इसमें से किन्हीं भी 2 से 3 जो जोड़ है उनका उल्लेख आप कर सकते हैं।
तो अब बारी है क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, कंधे के जोड़ में संभव 4 शारीरिक गतिविधियों का उल्लेख करें या गतिविधियां लिखें। तो आपको बताना है कंधे के जोड़ में जो संभव 4 शारीरिक गतिविधियां हैं उनका आपको यहाँ उल्लेख करना है। तो राइट डाउन एनी 4 बॉडी मूवमेंट्स पॉसिबल इन शोल्डर जॉइंट्स। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन कौन से ऐसे 5 बॉडी मूवमेंट्स हैं जो शोल्डर जॉइंट्स पे संभव है। क्वेश्चन नंबर 24 है, टीम के प्रदर्शन में सुधार के संदर्भ में टीम सामंजस्य के किन्हीं 2 लाभों का वर्णन करें। तो इसमें आपको बताना है, डिस्क्राइब एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ टीम कोहेशन ऑफ टर्म्स ऑफ इम्प्रूविंग टीम परफॉर्मेंस। ठीक है, तो आपको बताना है कि सामंजस्य के टीम प्रदर्शन में क्या लाभ होता है। तो पहला लाभ आप लोग बता सकते हैं कि इससे क्या होता है, जब आप टीम कोऑर्डिनेट, आप लोग जानते हैं ना कि कोऑर्डिनेशन में बहुत ज़्यादा, अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो जब सभी जो प्लेयर्स हैं जब आपस में वो बहुत अच्छे से टीम के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे तो उनके प्रदर्शन में क्या होगा, उच्चतर बहुत अच्छे से वो परफॉर्मेंस दे पाएंगे। इसके अलावा जब सभी वो होंगे तो उनमें बंधुत्व की भावना का विकास होगा। ठीक है, तो आप लोग को 2 पॉइंट ही बताने हैं। तो पहला आप लोग बता सकते हैं कि प्रदर्शन में अत्यधिक सुधार से वे अच्छे से अपने जो भी वो स्पोर्ट होगा या जिस भी उसमें वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छे से वो खेल सकते हैं। दूसरा, सामंजस्य से क्या होगा, उनमें बंधुत्व की भावना का विकास होगा। फिर आपका सेक्शन सी स्टार्ट होता है। सेक्शन सी जो है वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन से संबंधित। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, संक्षेप में वर्णन करें कि खेलो इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्य क्या है। ठीक है, इसमें ना आप लोगों को खेलो इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्यों का वर्णन करना है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा आप लोग इसकी भूमिका में बता दीजिए कि कब शुरू हुआ था खेलो इंडिया कार्यक्रम और इसकी जो शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई। ठीक है, और कहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। फिर आप बात करते हैं इसके उद्देश्य की। तो इसका सबसे पहला उद्देश्य था ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी, यानी कि इसमें ये इनका उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा और जो वृद्ध है उनकी ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो सके ताकि वो सभी स्वस्थ रह सकें। दूसरा आप लोग उद्देश्य बता सकते हैं कि खेल उत्कृष्टता में बढ़ोतरी, यानी कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आप लोग बता सकते हैं कि खेल उत्कृष्टता में बढ़ोतरी था। इसके अलावा युवाओं का सर्वांगीण विकास, क्योंकि जब आपने देखा होगा कि हम बहुत सारे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारा सर्वांगीण विकास होता है, यानी कि सभी अंगों का विकास। इसके अलावा स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना। तो कुल 4 उद्देश्य आप लोग यहाँ बता सकते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, ओलंपिक के मूल्यों का वर्णन करें। इसमें आपको ओलंपिक के जो मूल्य हैं उनका वर्णन करना है। तो ओलंपिक के आप जानते हैं कि 4 मूल्य थे। सबसे पहला था मित्रता। ठीक है, कि मित्रता की भावना को बढ़ावा देना। दूसरा, भाईचारा या बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देना। फिर है निष्पक्ष खेल। तीसरा मूल्य है आपका निष्पक्ष खेल। और चौथा मूल्य है आपका भेदभाव से मुक्त। तो ये 4 मूल्य हैं जिनका उल्लेख आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27 कि अनुकूली शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों की संक्षेप में व्याख्या करें। कि जो अनुकूली या फिर जो एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन, यानी कि ब्रीफली डिस्कस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडेप्टिव जो फिजिकल एजुकेशन होता है उसके बारे में। तो आपको इसमें बताना है कि अनुकूली जो शारीरिक शिक्षा होती है वो विशेषकर उन बच्चों के लिए होती है जो विशेष आवश्यकता वाले होते हैं, यानी कि दिव्यांग बच्चों के लिए। तो इससे क्या होता है, इससे उनका विकास होता है, इससे उनका मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है। इन सभी विकासों के उद्देश्य से ही जो ये शिक्षा है वो जारी की जाती है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 28 है, शारीरिक फिटनेस परीक्षण से पहले उन दिशा निर्देशों का वर्णन करें जिनका आप पालन करेंगे। यानी कि कोई भी फिजिकल फिटनेस टेस्ट से पहले, ठीक है, आपको जो गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी होती है उनका आपको यहाँ उल्लेख करना है। जिसमें सबसे पहला आप लोग बता सकते हैं कि स्थान की व्यवस्था करना, क्योंकि स्थान की जब तक व्यवस्था नहीं होगी तब तक आप कोई परीक्षण नहीं कर सकते हैं। दूसरा आप बता सकते हैं उपकरणों को प्राप्त कराना, यानी कि आप लोग देखते हैं ना बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं, बहुत सारे का, इनफैक्ट ऐसा कोई स्पोर्ट नहीं है जहाँ पे उपकरणों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दूसरा आप बता सकते हैं उपकरणों की पर्याप्त व्यवस्था।
उसके बाद मूल्यांकन करना सही प्रकार से, और चौथा आप लोग बता सकते हैं कि परीक्षण और चयन के उद्देश्य का निर्धारण करना। तो ये 4 सामान्य दिशा निर्देश है जिनका आप पालन करेंगे जब भी कोई फिजिकल टेस्ट करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 29 है, आज के युवा अनेक समस्याओं और चिंताओं का सामना कर रहे हैं, उनमें से किन्हीं 3 का आपको वर्णन करना है। तो आप लोग देखते हैं, आप भी एक युवा वर्ग पे ही आते हैं, तो आज आप कौन कौन सी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तो सबसे पहला है आपका एक आत्मविश्वास, यानी कि जो कॉन्फिडेंस है। आप लोग देख रहे हैं आत्मविश्वास की कमी जो है वो युवाओं के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। दूसरी, भावनात्मक समस्या। आपने देखा है कई बार हम इतने अधिक भावुक हो जाते हैं कि कभी हम बहुत ज़्यादा भावावेश में आ जाते हैं, तो कभी हम बहुत ज़्यादा डीमोरल हो जाते हैं, तो भावनात्मक समस्या। दूसरा, आप तीसरी बता सकते हैं आप लोग यौन संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं युवा। चौथी, शारीरिक समस्याएं। तो ये 4 जो समस्याएं हैं जिनका सामना युवा कर रहे हैं, आप लोग इनका उल्लेख कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो सेक्शन सी था वो भी कंप्लीट होता है। तो अब बारी है सेक्शन डी की। सेक्शन डी में एक्चुअली आपको एक डायग्राम दिया गया है, उस डायग्राम को देखते हुए आपको उसके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो सबसे पहला जो इसका अंतर्गत आपको 31 क्वेश्चन है, आपने पढ़ा ही था कि ये सारे के सारे जो क्वेश्चन होंगे वो स्टडी बेस्ड होंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है, इसमें आपको जो श्वसन तंत्र का चित्र दिया गया है, इसमें आपको कुछ प्रश्न पढ़ने हैं, फिर उनका आंसर करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, ट्रैकिया के को किस संख्या से चिन्हित किया गया है। तो इसमें आपको बताना है कि ट्रैकिया कौन सा है और उसको किस नंबर से चिन्हित किया गया है। ठीक है, आपको यहाँ पे सिर्फ नंबरिंग बतानी है। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन 2 है वो कहता है उस अंग का नाम लिखिए जिसमें 5 अंकित है। तो जिसमें 5 अंकित है वो है डायफ्राम, याद रखना है आपको। फिर श्वसन प्रणाली का प्रमुख अंग है, आपको बताना है कि श्वसन प्रणाली का प्रमुख अंग कौन सा है। ठीक है, फिर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 4 में कि किस अंग को स्वर यंत्र कहा जाता है। तो आप लोगों को इनके क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं ताकि आप लोगों को भी ये याद रहे। ठीक है, या फिर अगर आप ये अटेम्प्ट कर सकते हैं, या आप लोग वायु नली किस अंग को कहा जाता है, यानी कि विंड पाइप। तो आप जानते हैं कि विंड पाइप जो है वो श्वास नली को कहा जाता है। तो आपको श्वास नली बताना है कि श्वास नली जो है वो उसको विंड पाइप के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से दिए गए चित्र से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला आपका जो प्रश्न इसमें प्रश्न है वो है चित्र, ये फर्स्ट है, ये सेकंड चित्र और ये थर्ड है। इन चित्रों को आपको अच्छे से देखना है और उसके बाद बताना है कि यहाँ पे ये कौन सी क्रिया हो रही है। तो चित्र 1 में दिखाई गई क्रिया का नाम लिखिए। तो चित्र 1 में आप लोग देख रहे हैं कि जो श्वास है वो अंदर और बाहर जा रही है। तो आप जानते हैं कि जब भी श्वास अंदर और बाहर जाती है तो वो कपालभाति क्रिया होती है। उसके बाद क्वेश्चन 2 है, चित्र 2 में दिखाई गई क्रिया के लाभ बताइए। इसमें आपको बताना है कि कौन सी, पहले बात तो क्रिया जब आपने पता कर ली है तो चित्र 2 में त्राटक क्रिया है। त्राटक क्रिया कब की जाती है, जब हमें आंखों, जो हमारे नेत्र हैं उनकी गतिविधि के लिए, उनकी एक्सरसाइज के लिए, ताकि आपके जो नेत्र हैं वो सुचारू रूप से काम कर सके। फिर उसके बाद आपका जो तीसरा क्वेश्चन है वो है चित्र 3 में दिखाई गई क्रिया के लाभ बताइए। तो चित्र 3 में दिखाई गई क्रिया के आपको लाभ बताने हैं, जो कि बहुत आसान है। इसका भी आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर बात करते हैं चौथे की, कि नाक की सफाई के लिए कौन सी क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो नाक की सफाई के लिए आप जानते हैं नेति क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन 32 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 भी आपका बहुत इजी है, जिसमें आपको केवल और केवल कुछ क्वेश्चंस पढ़ने हैं। पहले तो आप इस फिगर को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इस फिगर को देखने के बाद ही आप क्वेश्चन के आंसर जो है वो देने में सक्षम हो पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग देखिए, ये फिगर मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन जो है वो चैप्टर 8 से आया है। चैप्टर 8 में जो अक्ष वाला टॉपिक था वहां से इस क्वेश्चन को पूछा गया है। आप लोग देख सकते हैं कि बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। सबसे पहले ये देखिए आप लोग, ठीक है, उसके बाद फिर दाएं से बाएं और ऊपर से नीचे। तो इससे संबंधित यह प्रश्न पूछे जाएंगे आप लोगों से। पहला प्रश्न बनता है कि कौन सी सतह शरीर को अग्र से
अग्र और पश्च भाग में विभाजित करती है। यानी कि कौन सी ऐसी अक्ष है या एक्सिस है जो शरीर को आगे और पीछे की ओर विभाजित करती है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी ऐसी अक्ष है। तो इसका सही आंसर है सैजिटल सतह या फिर सैजिटल प्लेन। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, कौन सी सतह शरीर को ऊपरी और निचले भागों में विभाजित करती है। ठीक है, तो इसका आंसर है जो सेकंड इसका होगा वो होगा हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल जो प्लेन होता है वो शरीर को दो सतहों में विभाजित करता है, ऊपरी और निचली सतह। ठीक है, फिर आपका आता है कौन सा अक्ष सैजिटल सतह के लंबवत पाई जाती है। तो कौन सा अक्ष जो होता है वो सैजिटल अक्ष के या सैजिटल जो प्लेन है उसके इक्वल होता है। तो आपको बताना है इसमें जो सैजिटल एक्सिस है यानी कि जो सैजिटल एक्स है वो सैजिटल प्लेन के इक्वल होता है। फिर आपका क्वेश्चन 4 है, डैश एक इमेजिनरी बिंदु या रेखा है जिसके चारों ओर गतिविधि है। तो इसका सही आंसर है अक्ष। ठीक है, ये अक्ष की डेफिनेशन ही दी हुई है एक्चुअली यहाँ पे। तो इस प्रकार से होता है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना है तो आप ये कर सकते हैं कि पैदल चाल किस अक्ष पर और किस सतह पर होता है। तो आपको बताना है कि पैदल चाल जो है वो किस अक्ष पे होता है और किस सतह पे होता है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में आपको टिप्पणी लिखनी है यानी कि आपको ब्रीफ नोट लिखना है इस पे। ठीक है, और ये भी आप देख रहे हैं कि 2.5 मार्क्स का है, यानी कि एक आपका ब्रीफ नोट 2.5 मार्क्स का है। तो इसमें से आप लोग चाहे किसी ओलंपिक आदर्श वाक्य पे लिख सकते हैं या ओलंपिक झंडे पर या ओलंपिक शपथ पे। तीनों ही टॉपिक बहुत इजी है और तीनों ही टॉपिक काफी अच्छे से आप लिख सकते हैं। तो कोई भी दो टॉपिक को आपको सिलेक्ट करना है, उन पे अच्छे से आपको ब्रीफ नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर जो 37 था हमारा, 35, इसमें आपको बताना है कि ऐसे पेशेवरों की भूमिका का वर्णन करें जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ काम करते हैं। इसमें आपको ऐसे जो पेशेवर हैं यानी कि ऐसे जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी भूमिका का वर्णन करना है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ काम करते हैं। तो आप जानते हैं कि उसमें सबसे पहला है वाक चिकित्सा। वाक चिकित्सक जो होते हैं वो बच्चों को बोलना सिखाते हैं। तो आपको बताना तो है, आपको नाम जैसे वाक चिकित्सक है, उसके बाद आपको उनकी भूमिका भी बतानी है कि उनकी क्या भूमिका होती है। तो वाक चिकित्सक, परामर्शदाता, भौतिक चिकित्सक, विशेष चिकित्सक, इसके अलावा शारीरिक चिकित्सक। तो ये सभी क्या है, ये ऐसे कुछ चिकित्सक होते हैं या ऐसे कुछ परामर्शदाता या टीचर्स होते हैं जो बच्चों के साथ काम करते हैं। और वे बच्चे कौन से, जो विशेष आवश्यकता वाले होते हैं। तो किन्हीं भी 5 जो प्रोफेशनल्स हैं या फिर जो पेशेवर हैं, ऐसे आपको उल्लेख करना, उनको एक्सप्लेन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि के विभिन्न घटकों की चर्चा करें। तो इसमें आपको बताना है, डिस्कस द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। तो इसमें आपको कंपोनेंट्स बताने हैं जो किससे रिलेटेड है, हेल्थ फिटनेस से। तो पहला है आपका शारीरिक सुयोग्यता, सामाजिक सुयोग्यता, भावनात्मक सुयोग्यता, आध्यात्मिक सुयोग्यता, पोषण संबंधी सुयोग्यता, बौद्धिक सुयोग्यता और वित्तीय सुयोग्यता। तो किन्हीं भी 5 सुयोग्यताओं का आप लोग यहाँ उल्लेख कर सकते हैं और अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो सुयोग्यता का मतलब आपको बस याद रखना है। सामाजिक अगर मैं बोल रही हूँ या मैं बोल रही हूँ वित्तीय सुयोग्यता, मान लीजिए सामाजिक सुयोग्यता, तो सामाजिक सुयोग्यता का मतलब क्या है कि उस व्यक्ति की अच्छी सुयोग्यता होनी चाहिए, वो समाज में रहने वाले दूसरे लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार करे। ठीक है, समाज की गतिविधियों में पार्टिसिपेट करे। तो जो सामाजिक वेलनेस है, जो इकोनॉमिक वेलनेस है, जो फिजिकल वेलनेस है, जो मेंटली वेलनेस है, जो स्पिरिचुअल वेलनेस है, उनका यहाँ पे आपको उल्लेख करना है। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और आप चाहे तो इसे नहीं भी अटेम्प्ट कर सकते क्योंकि ऊपर के 3 क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो खेल प्रशिक्षण को परिभाषित कीजिए और प्रशिक्षण की विशेषता के सिद्धांत और आवर्तीकरण के जो सिद्धांत है उनका विस्तार से उल्लेख कीजिए। तो डिफाइन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, आप लोग स्पोर्ट्स ट्रेनिंग को पहले डिफाइन कीजिए, फिर एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी ऑफ द ट्रेनिंग एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रायोरिटाइजेशन इन डिटेल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग चाहे तो नहीं भी अटेम्प्ट करेंगे तो कुछ नहीं होगा, बस आपको अपना क्वेश्चन पेपर बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि जब आपको पता होगा कि किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तभी आप अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। वरना कोई मुश्किल क्वेश्चन आ रहा है, आपको लग रहा है यार ये भी अटेम्प्ट करना, आप वो भी कर देंगे, तो इससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा।
ठीक है। दूसरा, जो क्वेश्चन अच्छे से आता था उसको छोड़ देंगे आप और उसकी जगह दूसरा क्वेश्चन कर लेंगे। तो पहले जो आपको 15 मिनट मिलते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। आप लोगों को लगता है कि आप पेपर शुरू कर देंगे, बट ऐसा नहीं होता। आप लोग 15 मिनट में बहुत अच्छे से पहले क्वेश्चन पेपर को पढ़िए, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन शुरू में अटेम्प्ट करने हैं उन पर टिक लगाइए, देखिए कौन कौन से क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं उनको शुरू में कीजिए। फिर जो जो क्वेश्चन कम आते हैं फिर वो क्वेश्चन लास्ट में करिए जो आपको बिल्कुल नहीं आते हैं। तो शुरुआत में वो क्वेश्चन जो बहुत अच्छे से आते हैं, ठीक है। इस प्रकार से अगर आप लोग अपना पेपर करते हैं और मेरे साथ फिजिकल एजुकेशन में आप लोग रहते हैं, तो आई होप कि आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है, और आएंगे भी। तो आप लोगों को अच्छे से मेहनत करनी है। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।